साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहिस। साथियों, डिफेंस काउंसिल की ज़रूरत हमें कब पड़ती है कि जब हम एक बड़ा केस कंटेस्ट कर रहे हो, चाहे वो करप्शन का हो, चाहे पीएमएलए का हो, चाहे मर्डर का हो, चाहे वो रेप का हो। छोटे केसों में बड़े बड़े डिफेंस काउंसिल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जब डिफेंस काउंसिल केस को लड़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जोर देते हैं वो एविडेंस लॉ के ऊपर, क्योंकि एविडेंस को ही अगर उन्होंने एडमिसिबल कर दिया, एविडेंस के बेसिक स्ट्रक्चर को ही डिस्टर्ब कर दिया और प्रोसीजर से खिलवाड़ कर दिया, तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा जो है अक्यूज़ को मिल जाएगा और उसका लाभ लेते हुए अक्यूज़ कोर्ट से जो है रिहा भी हो जाएगा। तो साथियों, कहना आसान है, बट इस बात को रिकॉग्नाइज खुद किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेरियस जजमेंट में। तो आज उसी सीक्वेंस में 29 मार्च 2023 का महत्वपूर्ण जजमेंट जो इस बात की पुष्टि भी करता है और जिसके तहत कोर्ट ने कहा कि जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस एक्ट के बेसिक प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करेगी तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा जो है अक्यूज़ को मिल जाएगा। तो वो सारे पैरामीटर्स क्या है साथियों, ये हमें खुल के समझना है। मैंने आपकी सहूलियत के लिए उस अध्याय को कई हिस्सों में बांटा है। एक एक अध्याय को, एक एक बात को मैं खुल के डिस्कस करूँगा। एक कॉपी और एक पेन लेके बैठना मेरे भाइयों, जो कुछ बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करना, ताकि भविष्य में अगर आपको लीगल ट्रबल आएगा तो ये लीगल थ्योरीज ही आपकी हेल्प करने वाली है। साथियों, आप बड़ा वकील अफोर्ड कर पाएँ यह आवश्यक नहीं है, पर अगर आप लीगल थ्योरी की जानकारी रख पाएंगे, आपकी नॉलेज जो है वाइडर कॉन्टेक्स्ट में है, आपकी नॉलेज जो है बहुत ही बेहतरीन है, तो कम से कम आप अपने एग्जिस्टिंग एडवोकेट को गाइड तो कर पाएंगे। किसी तरह से अगर हम केस को प्रिपेयर करें तो डेफिनेटली हम निकल पाएंगे। मैं बार बार कहता हूं कि 1 और 1 11 मेरे 11, कि आपका वकील और आप 1 और 1 11 हो। अगर आप दोनों ही एक दूसरे का विरोध करोगे, बुराइयां करोगे, तो दोनों ही किसी काम कर्म के नहीं हो, पर दोनों मिलकर काम कर रहे हो तो निश्चित तौर पर आप सफल भी होगे, निश्चित तौर पर आपको रिजल्ट भी जो है अच्छे मिलेंगे। पर मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि एविडेंस एक्ट जो कि प्रोसिक्यूशन का एक अल्टीमेट बेसिस है, तो जिसको हम अवॉइड ही कर रहे थे, हम सब पढ़ रहे हैं आईपीसी, सीआरपीसी, बट एविडेंस एक्ट को पढ़ना पड़ेगा। अगर एविडेंस का स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, खिलवाड़ किया गया उसमें, या टेक्निकली चीज़ें स्टैंड नहीं कर रही है, तो डिफेंस काउंसिल उसका फ़ायदा लेते हुए आपको जो है बरी भी करा देगा। तो साथियों, टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शुरू करता हूं आज का प्रेजेंटेशन। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जजमेंट जो है ये प्रोनाउंस किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च 2023 को। इसमें कई पैरामीटर कोर्ट ने ऑब्जर्व किए। सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है? पैरामीटर ऑफ द एविडेंस लॉ एंड सजेशन मेड टू अ विटनेस बाय द डिफेंस काउंसिल। मैंने आपको बार बार क्या बोला कि एक अच्छा वकील एक बेकार केस को जिता सकता है, बट अगर आपके वकील में या सलाहकार में लीगल नॉलेज नहीं है तो एक अच्छे केस को भी हरवा सकता है। बट जीतना या हारना आपके वकील पर डिपेंड नहीं है, सब कुछ डिपेंड है मैक्सिमम एविडेंस पे और एविडेंस एक्ट के प्रोटोकॉल्स पे। अगर उसको नॉलेज होगी तो वो काटता हुआ ले जाएगा, नॉलेज नहीं होगी तो वो चाहकर भी जो है एक बेकार फैक्ट्स को नहीं काट पाएगा। तो इस केस में हुआ क्या था कि कुछ सुझाव ऐसे दे दिए डिफेंस काउंसिल ने जो कि इंक्रिमिनेटिंग थे। जब इस पर आंसर आया तो वो आंसर जो है खिलाफ पड़े गए अगेंस्ट द डिफेंस, और डिफेंस ने बाद में बिंदु रेस किया कि हम गलती पर नहीं है, हमारे वकील ने हमारी जानकारी के बगैर ही बिंदु उठा दिया। पर अल्टीमेटली जब एविडेंस एक्ट का प्रोटोकॉल था और जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट थे उसकी लाइट में कोर्ट को जो है अक्यूज को कन्वर्ट करना पड़ा। तो कहने की बात यह है कि एक बारीक बारीक गलतियां कितनी भारी हमारे लिए पड़ सकती हैं। साथियों, इसके अलावा जो भी सजेशन या लीडिंग क्वेश्चन डिफेंस काउंसिल पूछता है उसके आंसर्स क्या होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर वो आंसर इंक्रीमिनेटिंग है तो उसका इंट्रीम या फाइनल इफेक्ट जो है केस पर क्या होगा। साथियों, को कन्फेशन या एडमिशन है ऑफ द फैक्ट बाय द डिफेंस काउंसिल तो वो क्या बाइंडिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा। एविडेंस इंजर्ड विटनेस की क्या होंगी, खासकर मर्डर केस के कॉन्टेक्स्ट में उनकी एविडेंटरी वैल्यू क्या होगी, और एक्सेप्शंस क्या अवेलेबल है मर्डर केस में अक्यूज को, और डिफरेंस क्या है कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर में, और प्रिंसिपल क्या है रेस गेस्टा के और रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट के, और प्रिंसिपल क्या है प्राइवेट डिफेंस के, आर्ट ऑफ द क्रॉस एग्जामिनेशन। ये सब डिस्कस किया है कोर्ट ने। साथियों, बेसिकली इस केस के फैक्ट क्या था कि एसएलपी जो है फाइल हुई बाय द 2 कन्विक्ट्स अगेंस्ट जजमेंट ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मुंबई, क्योंकि हाई कोर्ट ऑफ मुंबई ने जो कंसिस्टेंट अपील थी उसको खारिज कर दिया और सेशन जज के ऑर्डर को जो है वो कन्फर्म कर दिया। और फाइनली अक्यूज जो है ये कन्विक्ट हुए सेक्शन 302, 323 और सेक्शन 34 ऑफ द आईपीसी में। केस क्या था प्रोसिक्यूशन का कि इन्फॉर्मेंट है उसको जो है असॉल्ट किया गया ऑन हिज हेड बाय वेपन्स, और विच अकॉर्डिंग टू हिम वॉज डन बाय अक्यूज नंबर 1, और फर्दर असॉल्ट जो है वो किया गया डिकीज के ऊपर बाय यूजिंग द डेडली वेपन्स। और प्रोसिक्यूशन का कहना ये था कि ये वेपन ना केवल डेंजरस थे बल्कि इनका उपयोग करते हुए डिकीज की जो है मृत्यु कारित की गई और उससे गंभीर चोटें जो है कारित की गई। एफआईआर जो है घटना के 3 घंटे बाद ही जो है यहाँ पर लॉन्च हो गई। डिकीज को जो है हॉस्पिटल ले जाया गया, उसकी मृत्यु स्पेसिफिक करते हुए उसे मृत जो है घोषित किया गया। उसके बाद इंक्वेस्ट पंचनामा जो है तैयार किया गया और उसके बाद जो है सीन ऑफ क्राइम जो है उसको प्रिपेयर किया गया, जो उसके क्लोथ से
और जो ब्लड सैंपल्स से मौके पर उसको कलेक्ट किया गया और उसको लेबोरेटरी भेजा गया फॉर द केमिकल एनालिसिस। कंसर्न अक्यूज को जो है अरेस्ट किया गया और जो उनके क्लोथ से जो उन्होंने घटना के टाइम पहने थे उसे भी कलेक्ट किया गया और उसको भी एफएसएल के लिए भेजा गया। और फाइनली डेड बॉडी जो है उसका पीएमआर कराया गया। और जो अपीलेंट थे जब पुलिस कस्टडी में थे तो उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए उनकी विल से कि वो पर्टिकुलर प्लेस वो बता सकते हैं जहाँ पर उन्होंने वेपन्स को जो है कंसील्ड किया है। उसके बाद वो आर्टिकल्स जो है रिकवर्ड हुए, उनका जो है डिस्कवरी पंचनामा बना, साइड प्लान बना और अल्टीमेटली विटनेसेस के स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड किए गए। एट द एंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन चार्जशीट जो है फाइल की गई और इस केस में अक्यूज नंबर 2 और 4 को एक्विट कर दिया गया, पर अक्यूज नंबर 1 और 3 को जो है कन्विक्ट किया गया। जब ये हाई कोर्ट में गए तब इनका केस जो है चल नहीं पाया और अल्टीमेटली इनका कन्विक्शन जो है अपील रहा। फिर ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में गया। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जो ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट की जो अप्रोच है वो गलत है, वो रॉन्ग है, क्योंकि सो कॉल्ड आई विटनेस जो है कोई भी कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं करते हैं और उनकी टेस्टिमनी जो है वो इनकंसिस्टेंट है, दैट्स वाई लायबल टू बी डिस्कार्डेड। उनका ये कहना कि जो सो कॉल्ड आई विटनेस से मिस्टर है ये मौके पर था ही नहीं, क्योंकि एक तरफ वो कहता है कि उसे गंभीर चोटें थी, दूसरी तरफ उसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट इस संबंध में हुआ हो ऐसा कोई मेडिकल डॉक्यूमेंट फाइल पे नहीं है। तो ये सो कॉल्ड आई विटनेस जो है झूठा है और इस केस में उसे इसलिए ग्राफ्ट किया गया है कि एक सो कॉल्ड फेक एविडेंस जो है क्रिएट कर सकें और प्रोसिक्यूशन अपने झूठे केस को जो है एक मजबूत आधार जो है प्रदान कर सके, जिस कारण मिस्टर ए जो इस केस का एलिस सो कॉल्ड आई विटनेस है उसकी एविडेंस जो है वो अनरिलायबल है एंड लायबल टू बी डिस्कार्डेड। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो डेडली वेपन्स हैं इसकी रिकवरीज जो है वो टोटली इलीगल है और उस पर रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो पंच विटनेस थे उन्होंने केस को सपोर्ट नहीं करा है। इसके अलावा प्रोसिक्यूशन ने ऐसा कोई भी केस पुटअप नहीं करा है कि दैट द स्टेटमेंट हैज़ बीन गिवन वॉलंटरी। तो जब तक एविडेंस को प्रॉपर वे में एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट पेश नहीं किया जाएगा और इंड्यूसमेंट और कन्फेशंस की पोजीशन को रूल आउट नहीं किया जाएगा तब तक ऐसे बेकार एविडेंस पर रिलाई नहीं किया जा सकता। उनका ये भी कहना था कि प्रोसिक्यूशन का केस अगर सही मान भी लिया जाए तो अल्टीमेटली इट इज़ अ केस ऑफ कल्पेबल ह्यूमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अकॉर्डिंगली उन्होंने ये प्लीड किया कि ये केस जो है सेक्शन 300 IPC उसका एक्सेप्शन नंबर 4 की हद तक जो है कवर होता है। तो कोर्ट ने ये बात जो है घातक मान ली। जो अक्सर हम कहते हैं कि साहब ये नहीं तो ये मान लो या ये स्टेटमेंट नहीं तो ये स्टेटमेंट जो है मान लो, ऐसा नहीं होता है। आपका केस स्टैटिक होना चाहिए, इट शुड स्टैंड एज पर लॉ। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनका कहना है कि सेम सेट ऑफ एविडेंस पे अक्यूज नंबर 2 और 4 तो बरी हो गए, पर अक्यूज नंबर 1 और 3 जो है कन्विक्ट हुए हैं, जो गलत है और रूल ऑफ पैरिटी के जो है अगेंस्ट फैसला जो है हुआ है। स्टेट ने जो है इसका अपोज किया तो कोर्ट ने अप्रिशिएट किया सब एविडेंसेस को। कोर्ट का कहना यह कि हम एविडेंस को अप्रिशिएट करते हैं तो देयर इज़ नो फिक्स्ड और स्ट्रेट जैकेट फार्मूला। स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं फॉर द एप्रिसिएशन ऑफ द ऑक्यूलर एविडेंस, तो साथियों इस सिनेरियो में जुडिशियल अवॉर्ड प्रिंसिपल क्या होंगे जिसके आधार पर ऑक्यूलर एविडेंस को प्रॉपरली अप्रिशिएट जो है कर सकें इन द क्रिमिनल केस। वो क्या क्या है जानना इंपॉर्टेंट। While appreciating the evidence of a witness, the approach must be whether the evidence of the witness reads appear to have a ring of truth. Once that the impression is formed, it is undoubtedly necessary for the court to scrutinize the evidence more particularly, keeping in the view the deficiencies, drawback and infirmities pointed out in the evidence as a whole and to evaluate them to find out whether it is against the general tenor of the evidence given by the witness or whether the earlier evaluation of the evidence is shaken as to render it unworthy of belief। तो कुल मिला के जो भी स्टेटमेंट फाइल पे आ रहा है कोर्ट को उसको स्क्रूटनाइज करना है और ये देखना कि वो सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। अगर कोर्ट को किसी भी बिंदु पे देता कि वो झूठ बोल रहा है तो उसकी एविडेंस को बहुत तरीके से इन द स्क्रूटनाइज वे कोर्ट को जो है एवोल्यूट करना है, अप्रिशिएट करना है, अदरवाइज इट मे कॉज परजुरी टू द कंसर्न्ड अक्यूज। साथियों अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर कि जो एविडेंस फाइल पर है उसका जनरल टेनर क्या है और टोन क्या है। अगर माइनर कॉन्ट्रडिक्शंस हैं तो उसको डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए, पर अन्य विटनेसेस फाइल पर हैं और उनके बयानों में इनकन्सिस्टेंसी है, गंभीर विरोधाभास है, खासकर स्टैंड को लेकर, तो इस सिनेरियो में इसका डेफिनेट फ़ायदा जो है अक्यूज साइड को देना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आई विटनेस है एट लेंथ एग्जामिन हुआ है तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि उसमें कुछ विरोधाभास आ सकते हैं, पर कोर्ट को ये दिमाग में रखना चाहिए कि ऐसे विरोधाभास जो स्टैंड को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं उन्हें कंसिडर नहीं करना है, पर जो स्टैंड को अफेक्ट कर रहे हैं उन्हें कंसिडर करते हुए उसका फ़ायदा अक्यूज को जो है दिया जाना चाहिए। अगर माइनर डिस्क्रिपेंसी है तो डेफिनेटली ये किसी भी रूप में प्रोसिक्यूशन को नुकसान नहीं करेगा। अगर ये मेजर डिस्क्रिपेंसी है और इसका टोन इस तरह का है कि ये केस को अफेक्ट कर सकता है या कर सकती है तो डेफिनेट इसका फ़ायदा जो है कंसिडर अक्यूज को मिलना चाहिए। Too serious a view to be adopted on mere variations failing in narration of an incident is an unrealistic approach for judicial scrutiny। तो कुल मिला के सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें समझनी है कि अगर mere variations हैं तो
तो इस सिनेरियो में कोई फ़ायदा जो है डिफेंस को नहीं मिलेगा। कोर्ट को इस बारे में अलर्ट रहना होगा। बाय एंड लार्ज अ विटनेस कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू पोज अ फोटोग्राफिक मेमोरी और टू रिकॉल द डिटेल ऑफ द इंसिडेंट। इट इज़ नॉट एज इफ अ वीडियो टेप इज रिप्लेड ऑन द स्क्रीन। कुल मिला के बात ये है जी, वो कहते हैं ना भाई तोता गवाह, वो नहीं होना चाहिए। उसको फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगर वो फैक्ट को डैमेज कर रहा है, उसके जो स्टेटमेंट है वो इन्फॉर्म है, इनकन्सिस्टेंट है, तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा जो है अक्यूज को मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। कुल मिला के लार्ज नंबर ऑफ विटनेस जो हैं अगर एग्जामिन भी है, दे कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू पोसेस द फोटोग्राफिक मेमोरी और रिकॉल डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम टू हैव द वीडियो टेप ऑन द स्क्रीन। वो जो सेम बात है कि अगर विटनेस ज़्यादा भी हैं तो उनसे भी अपेक्षा नहीं है कि वो एक एक इंसिडेंट को जो है रिकॉल करें और ऐसा लगे कि एक वीडियो टेप जो है कोर्ट में प्ले हो रहा है। तो कुल मिला के हमें प्रिंसिपल जो है ध्यान में रखने होंगे। इसके अलावा अगर एविडेंस है, इंजर्ड एविडेंस का, तो उसको किस तरह से अप्रिशिएट करें, उसके लिए मुख्य प्रिंसिपल्स क्या है, इसको हमें जो है ध्यान में रखना होगा। The presence of injured eyewitness at a time and place of occurrence cannot be doubted unless there is some material contradiction। तो कुल मिला के बात यह है कि डिफेंस की ड्यूटी क्या है कि मटेरियल कॉन्ट्रडिक्शन फाइल पे होनी चाहिए, अदरवाइज उनकी टेस्टिमनी डिसबिलीव नहीं होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि द इंजर्ड विटनेस वुड नॉट अलाउ द रियल कल्प्रिट्स टू एस्केप, गिव द टेस्टिमनी इन सच अ वे टू फॉल्सली इम्प्लीकेट द अक्यूज। तो उनकी टेस्टिमनी को कोर्ट को स्क्रूटनाइज करना है कि जो दोषी हैं वो बच ना पाएँ और जो निर्दोष हैं वो फंस ना पाएँ। द एविडेंस ऑफ इंजर्ड विटनेस हैज़ ग्रेटर एविडेंटरी वैल्यू एंड अनलेस कंपेलिंग रीजंस एग्जिस्ट देयर स्टेटमेंट आर नॉट टू बी डिस्कार्डेड लाइटली। कुल मिला के इनके स्टेटमेंट की जो है ग्रेटर एविडेंटरी वैल्यू है। अगर उसमें विरोधाभास नहीं है तो उस पर रिलाई करो, और विरोधाभास है उसको आपको रिलाई नहीं करना है, उसको डिस्कार्ड ही करना है। और एविडेंस जो है इस ग्राउंड पर डिस्कार्ड नहीं कर सकते कि देयर इज़ सम डिस्क्रिपेंसी इन द नेचुरल कंडक्ट और देयर इज़ सम माइनर कॉन्ट्रडिक्शंस। सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो कुल मिला के अगर हम बार बार कोर्ट की व्यूज़ को देखें तो बात निकल के ये आती है कि द कॉन्ट्रडिक्शन शुड बी मेजर, और इस तरह का स्टेटमेंट फाइल पे होना चाहिए कि प्रोसिक्यूशन को जो स्टैंड है, जो थ्योरी है, उसको ये लोग जो है डैमेज कर दें। क्लियर है? द कोर्ट फर्दर ऑब्जर्व दैट द प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव अ केस बियॉन्ड द डाउट। कुल मिला के बात किया कि प्रोसिक्यूशन को अपना केस प्रूव करना है बियॉन्ड डाउट और उनकी एविडेंस में कोई भी इनकन्सिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। इन द लाइट ऑफ सेट प्रिंसिपल द कोर्ट विटनेस it was found that there is no inconsistency in the evidence and that is why unto the extent the plea of accused has been discarded। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कोर्ट ने कहा कि भले ही इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है प्रोसिक्यूशन को, पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए टू द विटनेसेस और इन क्वेश्चन में कुछ ऐसे फैक्ट्स पूछे गए जो कि इंक्रिमिनेटिंग थे। साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इंक्रिमिनेशन जो है रिकॉर्ड का पार्ट बन गए और अल्टीमेटली अगेंस्ट अक्यूज जो है पड़े गए। यहाँ पर अक्यूज ने ये कहा कि हमने इसके लिए ऑथराइजेशन नहीं दिया है, फिर भी कोर्ट ने कहा कि यद्यपि बात सही है कि बियॉन्ड डाउट जो है साबित करना है प्रोसिक्यूशन को अपराध, पर आप ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जो कि इंक्रिमिनेटिंग हैं और आपके खिलाफ रिकॉर्ड पर हैं और उनको पढ़ा जा सकता है, तो इस स्टेरियो में उस पर रिलाई करते हुए आपके खिलाफ एक इंक्रिमिनेटिंग स्टेरियो कॉन्स्टिट्यूट करते हुए आपको जो है कन्विक्ट किया जा सकता है। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन अ क्रिमिनल केस द लॉयर हैज़ नो इम्प्लीमेंट अथॉरिटी टू मेक एडमिशन अगेंस्ट द क्लाइंट, पर कोर्ट ने इसको भी जो है डिस्कार्ड करा। कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे कोई तथ्य रिकॉर्ड पर आते हैं जो इंक्रिमिनेटिंग है और उसको वो एडमिट करते हैं तो इस स्टेरियो में वो तथ्य आपके खिलाफ जो है पढ़े जाएंगे। तो कुल मिला के कोर्ट ने ये माना जो भी क्वेश्चंस पूछे गए बाय द डिफेंस काउंसिल, तो अल्टीमेटली दे आर फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द इंक्रिमिनेशन अगेंस्ट द कंसर्न अक्यूज, चूँकि ये रिकॉर्ड पर हैं और उससे गिल्ट का इन्फरेंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो कोर्ट ने उसके आधार पर कंसर्न अक्यूज को जो है दोषी सिद्ध किया एंड अल्टीमेटली दे आर कन्विक्टेड एंड देयर अपील हैड बीन रिजेक्टेड। सबसे इंपॉर्टेंट इस केस में कोर्ट ने एब्जॉर्व किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मेन ऑब्जेक्ट क्या है क्रॉस का, टू पॉइंट आउट द ट्रूथ ऑन द रिकॉर्ड एंड टू हेल्प द कोर्ट इन नोइंग द ट्रूथ ऑफ द केस। It is a matter of common experience that many a times the defense lawyer themselves get the discrepancy clarified arising during the cross-examination in one paragraph and getting themselves contradicted in another paragraph. The lines of cross-examination is always based on the defense which the counsel would keep in mind to defend the accused। तो कुल मिला के ये चाल है डिफेंस की कि वो पहले तो एक्सप्लेन कराएगा, फिर दूसरी ही लाइन में अपने ही आर्ट से कुछ ऐसे विरोधाभास लेके आएगा जिससे क्लाइंट को जो है फ़ायदा मिल जाए। बट ऐसा ना हो कि पूछते पूछते कुछ ऐसी बात भी पूछ जाए जो कि इंक्रिमिनेटिंग हो, इसका खंडन ना हो और उसके आधार पर इन्फ्रेंस जो है ड्रॉ हो सके। तो डेफिनेटली इन बातों को जो है विशेष ध्यान कंसर्न डिफेंस काउंसिल को जो है रखना चाहिए। साथ ही उसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ रेस गेस्टा जो है इन केसों में अप्लाई होता है कि आप कोई गलत बात पूछ रहे हैं तो जो चीज़ें रिकॉर्ड पर है और इंक्रिमिनेटिंग है और अगर मेन स्ट्रीम से वो कनेक्ट हो गई तो बाय द वे ऑफ रेस गेस्टा थ्योरी जो कि सेक्शन 6 इंडियन एविडेंस एक्ट का पार्ट है, उसकी लाइट में कोर्ट जो है उन इंक्रिमिनेशंस को रीड आउट कर सकता है एंड कुड फॉर्म द बेसिस ऑफ कन्विक्शन अगेंस्ट यू। इसके अलावा सेक्शन 300 आईपीसी का एक्सेप्शन नंबर 4 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है
क्योंकि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कंसर्न डिफेंस का कहना है कि मर्डर केस नहीं है, कल्पेबल होमिसाइड है, बट उसके लिए प्रोसिक्यूशन को ये प्रूव करना है कि इंटेंशन टू किल नहीं है। जो भी सर्कमस्टेंसेस फाइल पर थी उस पर कोर्ट ने इंटेंशन को, मोटिव को और चेन को इस तरह से देख लिया कि वो आपस में कनेक्ट कर रही हैं और उसके आधार पर गिल्ट का जो है कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। तो कोर्ट ने अल्टीमेटली जो है अक्यूज़ को यहाँ पर कन्विक्ट कर दिया। तो कुल मिला के एक इम्पॉर्टेंट बात समझने को मिलती है कि आप जो भी सबमिशंस दे रहे हैं, चाहे वो लीगल हो चाहे वो फैक्चुअल हो, ऐसी बात ना कहें और ना ही सबमिशन ऐसे दें जो आपके खिलाफ जो है पढ़े जाएं और आपको जो है डैमेज कॉज कर सकें। तो साथियों कुल मिला के इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट है। तो हमने 3 बातें जो है इंपॉर्टेंट सीखी कि जहां डिफेंस काउंसिल का इंपॉर्टेंट रोल है कि बचा के ले जाएगा और इंडियन एविडेंस एक्ट के पैरामीटर से वो वर्कआउट कर सकता है, वहीं अगर डिफेंस काउंसिल गलत है, उसको नॉलेज नहीं है, तो वो ऐसे क्वेश्चन ही पूछ सकता है जो इंक्रिमिनेटिंग है आपके खिलाफ, रेस केशर थ्योरी के बेसिस पर इंक्रिमिनेशंस भी क्रिएट कर सकते हैं, अल्टीमेटली आपके खिलाफ एडवर्स बोल सकता है। तो कुल मिला के वकील का चुनाव सोच समझ के करें और एविडेंस एक्ट के पैरामीटर पर काम करें। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कोर्ट में ऐसी कोई बात ना कहें जो आपके खिलाफ इंक्रिमिनेशन क्रिएट कर सकती है, और ऐसा हो भी गया है तो इनिशियल स्टेज पर ट्रायल कोर्ट में ही खंडन कर दें। अदरवाइज जब आप अपील की स्टेज पर जाकर ऐसी कोई बात कहोगे तो कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। अ न्यू फैक्चुअल पॉइंट, अ न्यू लीगल पॉइंट कैनॉट बी रेज एट द स्टेज ऑफ अपील एंड फर्दर कोर्स। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है और इसके अनुसरण में आपको वर्कआउट करना है। निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी, निश्चित तौर पर आप सफल होगे। तो साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।